अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक एट 7। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सच टीवी, सजाद तरीन साहब। कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। सर बड़ा दिन है और मेरा ख्याल है नाज़रीन के साथ भी कुछ चीज़ें शेयर कर लेते हैं कि आज किन चीज़ों पर हमने बात करनी है। सबसे पहले तो जाहिर है कि तमाम इंसानियत के लिए ये मेरा ख्याल है इंतहाई खुशी का दिन है, चूँकि रहमत लिल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन है और जश्न पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। हर इंसान अपने तरीक़े से ये जश्न मनाता है, लेकिन सबसे अहम बात कि नबी करीम जो फॉलोइंग फुट स्टेप्स हमारे लिए छोड़कर गए थे, जिस पर हमें चलना है, क्या आज हम उस पर चल रहे हैं? और हम जाहिर है कि जिस रियासत में रहते हैं वहाँ पर जो हमारे मौजूदा हुक्मरान और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान है, उन्होंने शुरू दिन से इस बात की तमहीद बांध रखी है कि हमें रियासत मदीना के क़वानीन के तहत और रियासत मदीना को फॉलो करना है। तो क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से रियाया की आसानी के लिए, रियाया के सुकून के लिए और मुश्किल हालात बताए थे लीडरान के लिए, हुक्मरान के लिए, क्या सारी चीज़ों पर हम आज सादिर आते हैं? इस पर भी बात करके देखेंगे। दो मुख्तलिफ तकारीब मुनक़्क़िद की गई हैं। हमारे सदर में एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई, रहमत लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई, उलमा व मशाइख वहाँ पर मौजूद थे। दूसरी इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में, जहाँ पर वज़ीर आज़म ख़ुद थे। अच्छा, इससे पहले चलें कुछ बात करें और भारतीय सबमरीन के हवाले से जो पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होना चाह रही थी, उसको नाकाम बना दिया। फिर शेख रशीद साहब ने भी उस पर कुछ बात की सर, और बहुत सारी चीज़ें जो सियासी उफ़क़ पर भी तेज़ी से तब्दील हो रही हैं, इस पर भी बात करूँगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ पहले ज़रा सुनवा देते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो इस मौके पर कहा। हमारी जो स्ट्रगल है इस पाकिस्तान में, वो कानून की बालादस्ती की है। मैं जब तक जिंदा हूँ इस मुल्क में इंसाफ और कानून की बालादस्ती की जंग में लड़ूंगा, रूल ऑफ लॉ के लिए लड़ता रहूँगा। जो लोग अपने आप को इस मुल्क में कानून से ऊपर समझते हैं, वो समझते हैं कि वो जो मर्जी जुर्म करें, ये इस मुल्क का कानून उनको पकड़ना नहीं चाहिए या पकड़ नहीं सकता। वो जब तक हम उनको कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे, जब तक ताकतवर कानून के नीचे नहीं आता, आप कभी भी ये ना सोचें कि नीचे सरकारी नौकर पटवारी और ये पैसे नहीं लेंगे। हमेशा ऊपर से माशरा ठीक होता है, जो मदीना की रियासत में हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर से माशरे को ठीक किया था, तो हमने ऊपर से ताकतवर को कानून के नीचे लेके आना है। सजाद तरीन साहब, इससे पहले कि बहुत सारी चीज़ों पर बात करें, गैस के बहरान जो आने वाला है सर्दियों पे, उस पर बात करें, हमाद अज़हर साहब के इस्तीफ़े का मुतालबा किया इम्तियाज़ शेख साहब ने, उस पर बात करें। मैं चाहूँगा ज़रा हम शुरुआत आज इसी से कर लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन ज़ाहिर है कि तमाम इंसानियत के लिए वो रहमत लिल आलमीन थे, तो तमाम इंसानियत के लिए सर जो नबी करीम की तालीमात हैं, पहले ज़रा हम अपनी अपनी ज़िंदगियों में भी झांक लें। क्या हम उस पर पूरा उतरते हैं? क्या हमने बतौर मुसलमान दुनिया को ये बताया कि हमारे नबी की जो तालीमात हैं वो इंसानियत की बेहतरी की तालीमात हैं? ये जो आपने आखिर में बात कही ना कि क्या हमने दुनिया को बताया, हम अब भी बता रहे हैं, लोगों को हम बता रहे हैं। और आपने देखा होगा कि हमारे तबलीगी इज्तिमा होते हैं, लोग घरों में जाते हैं, तबलीग करते हैं। लेकिन क्या, जो सवाल पहले इससे आपने किया, क्या हमने अपनी ज़िंदगी पर उन तालीमात को नाफिज़ुल अमल किया? क्या हमने उन पर अमल किया? जितना आप यहाँ जाके इस्लामाबाद समेत पूरे पाकिस्तान में चले जाएं, दूध आपको मिलावट वाला मिलेगा, मिर्चों में मिलावट मिलेगी, खाने पीने की बाकी चीज़ों में मिलावट मिलेगी, झूठ, बदयांती, मुनाफ़क़त अरूज पर है, रिश्वत, करप्शन और दो नंबरियाँ जो हैं वो सब चीज़ हैं। ये सारी की सारी मुसलमानों के समाज में तो नहीं होनी चाहिए। ये अगर हम सारे इतने इस पे अमल दरामद करते और रसूल खुदा की तालीमात पर, तो फिर हमारा ये हाल ना होता। पूरी दुनिया में आप देखें मुसलमान पीछे हैं। पूरी दुनिया में मुसलमानों के पास कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसे ये कहा जाए कि ये दुनिया की टॉप 1 या टॉप 10 यूनिवर्सिटियों में से एक है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है मुसलमानों के पास, जबकि ये वही मुसलमान थे जब रसूल खुदा की तालीमात पर ये अमल करते रहे तो इन्होंने आधी दुनिया फतह की। ठीक है जी। अब ये वही मुसलमान हैं कि इनकी आप हालत देख लें कि दुनिया में रुसवाई के अलावा कुछ नहीं है इनके मुकद्दर। सर अमल नहीं है ना? उसकी वजह ये है कि इनकी ज़िंदगी में उन तालीमात का अमल ख़त्म हो गया है
और वो जो हमारी तालीमात थी वो जो यूरोप है, दुनिया के जदीद ममालिक हैं, उन्होंने अपना ली हैं, वो अखलाकियात उन्होंने अपना ली हैं। आप बाहर किसी मुल्क में चले जाएं, किसी बेकरी पर चले जाएं और उस बेकरी पर जो चीज़ें हैं खाने की, उन पर लिखा होता है कि ये आज की हैं और ये कल की हैं और ये इतने घंटे पहले की हैं। और हमारे मुल्क में आप देखें, क्या हराम जानवर यहाँ खिलाने के गोश्त के स्कैंडल नहीं आए? क्या हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल हैं? रिश्वत, हर चीज़, बहुत सारी खबरें हम रोज़, मिलावट, दवाइयों में मिलावट, क्या ये हम जो कुछ कर रहे हैं ये मुसलमानों को ज़ेब सर, ये जो आपने इतनी ज़बरदस्त बात कही है सारी, ये बताएं कि ये सब बेहतरी करना, इन सब पे रोक लगाना और इन सब को एक सही लाइन ऑफ डायरेक्शन देना, ये किसकी जिम्मेदारी है? देखें, एक तो रियासत की ज़िम्मेदारी होती है, कानून होने चाहिए, लेकिन रसूल खुदा की तालीमात पर अमल करने से मुझे तो कोई नहीं रोकता ना, आप तो कोई नहीं रोकता। आप उस तालीमात पर अमल तो कर सकते हैं ना, कि आप झूठ ना बोलें, ये आपके अख्तियार में, आप बददियानती ना करें, आपके अख्तियारात में, आप रिश्वत खोरी ना करें, कोई हराम खोरी ना करें, कोई और इस किस्म का गलत काम ना करें जो इस्लाम में मना कर दिया गया है, जो कुरान में मना कर दिया गया है। तरीन साहब, जिसके पास ताकत है, जो दफातर में बैठे हैं, आपने ख़ुद बहुत ज़बरदस्त बात की शुरू में, उनके पास ताकत है, दफातर में बैठे हैं, अरबाब इख्तियार का नाम हम उन्हें देते हैं, उनको बेहतर तरीके से चेक एंड बैलेंस रखने के लिए हुकूमती मशीनरी का काम है, वो काम करे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि कानून से बालातर कोई नहीं, सबको कानून के ताबे होना है, हम भी इससे एग्री करते हैं। फिर इंसाफ और कानून का बोलबाला होगा तो ही मुल्क में बेहतरी आएगी। ये जो 3 साल गुजरे वज़ीर-ए-आज़म के, हम भी सुनते रहे, आप भी सुन रहे हैं, तो क्या बेहतरी का कोई फ़र्क महसूस हो रहा है? देखिए, मेरा ख्याल है जो बातें उन्होंने की थी और जो आज भी उन्होंने कहा कि हम रियासत मदीना बनाने की तरफ ये जा रहे हैं, वो तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। रियासत मदीना के हुक्मरान जो थे, उनके साथ कोई ऐसे लोग नहीं थे जिन पर कोई करप्शन के इल्ज़ामात हों या जिन पर कोई लोग उंगलियाँ उठाते हों, ये ऐसे कोई लोग नहीं थे। और वहाँ जो इंसाफ का सिस्टम था, प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल ये ठीक कहा कि हम इंसाफ का सिस्टम कायम कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। कोई ताकतवर जो है, कोई बासर आदमी जो है, कोई जागीरदार, कोई सरमायादार, कोई बेशक वज़ीर आज़म, कोई भी हो, सबका हो, मौजूदा हो, वो कानून से बालादस्त नहीं हो सकता, कानून से बाला नहीं हो सकता, ये बात ठीक है। लेकिन इस पर अमल दरामद कराने की ज़रूरत है। इस पर अमल दरामद तो नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत ने ख़ुद एक आदमी को छोड़ा। पाकिस्तान की 70 साल तारीख़ में इसकी कोई मिसाल नहीं कि एक शख्स जिसको सज़ा हो गई है और वो अपनी सज़ा काट रहा है और जनाब अपने इलाज के लिए वो आता है और ज़मानत कराता है और मामला करके और वो मुल्क से बाहर चला जाता है, और जब उसे कहा जाता है वापस आएँ तो उसके जो अजीज़ हैं वो सर, वज़ीर खुद कह रहे थे कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, उनके हालात बड़े ख़राब हैं, हम दुआ गो हैं। आपको तो पता है कि वज़ीर क्या कुछ कह रहे थे। सर ये बताएं, पनामा केस में क्या बताऊं किस तरह से झूठ बोले गए। बरतानवी अदालत में होता तो इनको उसी वक्त जेल में डाल दिया जाता। रियासत मदीना में जो जर्नैल अच्छी कारकर्दगी दिखाता वो ऊपर आता। देखें, ये प्राइम मिनिस्टर ने पिछले दिनों चंद रोज़ पहले एक तकरीब में इसी किस्म की गुफ्तगू करते हुए उन्होंने खालिद बिन वलीद का भी हवाला दिया था कि खालिद बिन वलीद को दौरान जंग जो है वो ओहदे से सबकदोश कर दिया गया था, हटा दिया गया था। आज ये जो बात उन्होंने की, ये एक मैसेज है बाकी लोगों के लिए भी कि जी इस तरह अब नहीं होगा, अब आप कारकर्दगी दिखाएं। अब वो उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं और ये बिल्कुल सीधा सीधा एक जो आपको पता ही है इस मुल्क में पेट्रोल की कीमत तो बढ़ती है अरसलान साहब, और मेरे और आप जैसे लोग भागते हैं कि नोटिफिकेशन होने से पहले पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवा लिया जाए। वहाँ तो नोटिफिकेशन होने में देर ही नहीं लगती। ठीक है, इतना पेट्रोल महंगा हुआ, नोटिफिकेशन आप जितना ऑफिस से निकल के पेट्रोल पंप पहुँचे पता नोटिफिकेशन आ गया जी टीवी पर, आपको भी व्हाट्सएप कर दिया किसी दोस्त ने। ठीक है, और एक नोटिफिकेशन जो DGI की तैनाती का उसमें ताख़ीर हो रही है। तो प्राइम मिनिस्टर ने आज जो गुफ्तगू की, एक इतला ये भी थी कि पिछले 2-3 रोज़ से मुझे 1-2 बड़े अहम हुकूमती लोग बता रहे थे, बड़े ज़िम्मेदार लोग ये बता रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर कुछ इस तैनाती के हवाले से, इस तकर्री के हवाले से, इस नोटिफिकेशन के हवाले से कौमी असम्बली में भी बात करना चाहते हैं।
और कौमी असम्बली में भी आके कुछ कहना चाहते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कौमी असम्बली की बजाय उन्होंने आज इस तकरीब में कह दी ये बात कि इस तरह की बात जो है ये मतलब आज वो ज़माना तो नहीं है। लोग तो आपको पता है हम शुरू होते हैं 7 बजे, हमारे बाद फिर सारे चैनल शुरू होते हैं, फिर बाल की खाल उतारते रहते हैं। तो ये एक मैसेज प्राइम मिनिस्टर ने दिया है। अब उनकी नज़र में कौन कारकर्दगी वाला है, सर एक छोटे से मुझे ब्रेक लेना, ब्रेक से वापस आऊँगा तो ज़रा बात करेंगे भारतीय जारियत की। इस खित्ते में भारत की बढ़ती हुई जारियत पर क्यों कोई नज़र नहीं रख रहा? अगर हमारी ऊपर FATF की तलवार बुरे तरीके से लटका दी जाती है जिसके हम तमाम तर निकात पूरे करते हैं, तो भारत जो दहशतगर्दी फैला रहा है इस पूरे खित्ते में उसको कोई देखने वाला नहीं है। वापस आते हैं ब्रेक से, तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अब ज़रा बात करते हैं भारतीय जारियत की, जिसका मैंने ब्रेक पर जाने से पहले जिक्र किया था। पाकिस्तान बहरिया ने बड़ी शानदार तरीके से सारे मामले को हैंडल किया। भारतीय सबमरीन पाकिस्तान की हुदूद में दाखिले की कोशिश कर रही थी जिसको नाकाम बना दिया। भारतीय आबदोज ने 16 अक्टूबर को ये कोशिश की थी। तीसरी बार लॉन्ग रेंज पेट्रोल एयरक्राफ्ट के जरिए भारतीय सबमरीन को रोका गया। पाक बहरिया ने अपनी पेशा वराना सलाहियतों से बरवक्त भारतीय सबमरीन का पता भी लगा लिया। अहम डेवलपमेंट पाकिस्तान बहरिया की जानिब से भारत को वाज़ेह पैगाम चला गया कि फ़िज़ाई हुदूद में बुरे तरीके से आपने मार खाई और आपका अभिनंदन, हमने आपको वापस किया। इसी तरह ज़मीनी रास्तों से भी अक्सर मार खाती है भारतीय फ़ौज, और अब जो समंदरी रास्ते हैं वहाँ से भी उनको हज़ीमत का सामना हुआ। सजाद तरीन साहब, सबसे पहले तो इस पर ये बताएं कि जब कोई भी मुल्क अपने पड़ोसी के साथ ताल्लुकात जैसे भी हों जानबूझकर दरअंदाजी करे तो बैनुल-अक़वामी क़वानीन क्या कहते हैं और पूरी दुनिया इसको किस तरह देखती है? देखिए, एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि हिंदुस्तान हमारा पड़ोसी ज़रूर है लेकिन हमारा दुश्मन है। वो दुश्मनी का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। जब से नरेंद्र मोदी आए हैं वो एक जुनूनी आदमी हैं और उसने पूरी हिंदू कौम को जुनूनी बना दिया है। उनके आप चैनल्स पे देखें और उनके एंकर्स को बात करते हुए देखें तो ऐसे लगता है जैसे वो अपनी ज़बान से अपने मुंह से आग के गोले छोड़ रहे हैं। ठीक है, एक मारा जा रहा है मुसलमानों को, अक़लियतों को, ईसाइयों को, तमाम कैफियत में है। वो खुद हिंदू भी और उनका जो प्राइम मिनिस्टर वो भी एक जुनूनी कैफियत में है। प्यार जो कुछ वो कर रहे हैं या वो जो करना चाहते थे, क्या वो ये समझते हैं कि हमने कोई बेखबर हम बैठे हुए हैं या हम कोई सो रहे हैं? हमें नहीं पता इंडिया हमारा दुश्मन है और वो हमारे साथ कोई भी हरकत किसी भी वक्त कर सकता है, क्या चाहे वो रात की तारीखी हो, खुशकी के रास्ते हों या समंदर का रास्ता हो। हम वहाँ चौकस हैं और उसका मुजाहरा उन्होंने देख लिया है। आपको पता होगा जब बालाकोट पर उन्होंने 1-2 ऐसे ही बस ले ऑफ करके चले गए थे, उनके जो अपना क्या नाम है जेट तैयारे जो थे, और उसके जवाब में हमने उस जगह पर अटैक किया था जहाँ उनके साथ उनके आर्मी चीफ बैठे हुए थे और उनको ये मैसेज दे दिया था कि अगर हम चाहें तो उसको भी उड़ा दें। और आपको याद होगा यहाँ DGISPR थे मेजर जनरल आसिफ गफूर, तो उन्होंने पाक फ़ौज की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 70 साल में हमने सिर्फ आपको स्टडी की है और हमारा होमवर्क आप पर ही है। तो हमने हमारी पाक फ़ौज ने सिर्फ इंडिया पर स्टडी की हुई है और हमें पता है कि हमने उनके साथ कैसे करना है, हमने उनको 65 में कैसे जूते मारे, ये भी रिकॉर्ड पर है। तो ये इस तरह की जो हरकतें वो करते हैं उनको हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाक फ़ौज हमारी बहरिया ये हर वक्त तैयार है। पूरी कौम जो है वो हमारी पूरी अफवाज के साथ खड़ी हुई है। और देखें, हमारे दरमियान सियासत पे इख्तलाफात ज़रूर हैं, सियासी जमातें भी अलग-अलग हैं, लेकिन आज आप देखें जैसे ये वाक़या आया और इसकी खबर ISPR की तमाम लोग एक पेज पे हुए, उसमें शहबाज शरीफ साहब का भी बयान आ गया, बिलावल भुट्टो का भी बयान आ गया, तो बाकी हुकूमत का भी अच्छा सर, मैं ये समझता हूँ ऐसी कोई बात। आप ट्विटर भी फॉलो कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, ईद हो या इस तरह के मामलात हों, आज ईद मिलादुन्नबी थी, उस पर भी नरेंद्र मोदी के पैगामात भी आ रहे होते हैं। क्या मुझे उसकी कोई चीज़ समझ नहीं आती, दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है नरेंद्र मोदी जो है ना, मैं ये समझता हूँ कि वो मनफी सोच का आदमी है और वो पॉजिटिव सोच का आदमी नहीं है। अगर वो पॉजिटिव सोच का आदमी होता तो जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वो मुंतखब हो के आया तो उसे फ़ोन कॉल की तो वो सबको अगर बात करता तो मेरे ख्याल में हमारे बहुत सारे मसले मसाइल हल हो जाते। उनके भी हो जाते सर, हाँ, उनके भी हल हो जाते। उनके हमारे हाल होने से मुराद खित्ते के जो ममालिक के मसाइल हैं वो हल हो जाते।
आपको याद होगा इन्हीं की पार्टी के थे ना वाजपेयी, वो यहाँ आए और मीनार पाकिस्तान के नीचे भी गए और सारी बातचीत उन्होंने की, इन्हीं की पार्टी के थे ना, कोई ये तो नहीं है वो किसी और पार्टी के थे। तो अब ये इन्होंने असल में मोदी ने जो वादे किए थे अपनी कौम से, मोदी ने जो ख्वाब दिखाए थे अपनी, वो नहीं दिखा पूरे कर पाया। अब वो इस किस्म की हरकतें करके और कभी कश्मीर में कोई वारदातें करके वो अपनी कौम को डराना चाहता है, खौफजदा करना चाहता है पाकिस्तान के नाम पर। सर एक बात बताएं, आपने जब ये बात करी दी है तो इस पर ही बात कर लेते। मैं जिसका जिक्र शुरू में किया, अक़लियतों को वहाँ पर खाली कत्ले आम नहीं किया, कुचला जा रहा है। उसमें हमारे ईसाई बरादरी भी है, हमारे मुसलमान बहन भाई भी हैं, दीगर अक़लियतें भी जो मौजूद हैं भारत में। अगर ये सारी चीज़ें दुनिया में देखी और दिखाई जा रही हैं तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि जो लोग एक कुत्ते के मर जाने पर पूरी दुनिया में वावेला उसके राइट्स का करते हैं, तो इंसानों को मारा जा रहा है कश्मीर से लेकर भारत के अंदर तक। तो इस पर बात क्या, मसला क्या है? देखिए आलमी दुनिया जो है ना, उनके अपने मफादात हैं। अमेरिका के अपने मफादात हैं, रूस के अपने मफादात हैं, फ्रांस के अपने मफादात हैं, जर्मनी के अपने मफादात हैं। जो ताकतवर मुल्क हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा में रोल कर सकते हैं, उनके अपने अपने मफादात हैं। अब दुनिया बहुत बदल गई है, अब वो वाली सूरत हाल नहीं रही, तवील जंगों वाली सूरत हाल नहीं रही। आपको पता ही है, तो ट्रंप ने भी कहा, जो बाइडन ने भी कहा, अब मुआशी जंग है और मुआशी मफादात हर कोई देखता है कि हमारे मफादात कहाँ हैं, बड़ी मार्केट कहाँ है। तो अब मफादात बदल गए हैं। आपको याद होगा जब 5 अगस्त को इंडिया ने दोनों आर्टिकल ख़त्म किए और मकबूजा कश्मीर की जो स्पेशल स्टेटस है वो ख़त्म किया, तो आप देख लेना कौन सा मुसलमान मुल्क हमारे साथ था सिवाय ईरान के, तुर्की के या मलेशिया ने, ठीक है ना। बाकी वो जो अरब मुल्क हैं जिन पर हम हर वक्त मरने मराने के लिए तैयार रहते हैं, उनके लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं, सऊदी अरब ने हमें वाज़ेह जवाब दे दिया। दुबई वाले ने उनको, मोदी को बुला के रेड कारपेट प्रोटोकॉल दे दिया। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि ये जो हम एक और भी कंसेप्ट जो ये हम ये कहते हैं ना उम्मा का कंसेप्ट, कि जी हम उम्मा, ये कोई उम्मा नहीं है। हर मुल्क का अपना अपना मफाद है, हर मुल्क का अपना अपना मफाद है, हर मुल्क अपने मुल्क में। सुषमा स्वराज गई थी, आपको याद होगा, आप देख लें। और OIC जो है ना, OIC मैं समझता हूँ एक डेड बॉडी है, और OIC का कोई ऐसा नहीं, एक डिबेटिंग क्लब आप उसको सर ठीक है, चले हम ये मान लें, OIC में मुझे बताइए रोल नहीं क्या किया। करना है, हम क्या करें? हम देखिए, हम अपने फौजी लेवल या अस्करी सतह पर हम इनको भरपूर जवाब दे रहे हैं, तबीयत से जवाब दे रहे हैं और उन्हें मुंह की खानी पड़ रही है। एक तो देखें, एक तो हम उनका मुकाबला कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये जो इस किस्म के वाक़यात हैं, इसके लिए हमें दुनिया को बताना चाहिए, दुनिया के सामने चीज़ें रखनी चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा में बात करनी चाहिए, वहाँ जाके बात सुनते ही नहीं है। कौन सुनता है अक़वाम मुत्तहिदा? मुझे बताएं, कब से कर रहे हैं कश्मीर का मसला, वहाँ कब से कौन सुनता है? देखें ये बात आपकी ठीक है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं, हमें अपना मौक़िफ़ हर फोरम पे रखना है। हमारे वज़ीर ख़ारिजा जहाँ भी जाएं, तरीके चेंज नहीं कर देने चाहिए, मॉडर्न मीन्स पे लॉबिंग नहीं करनी चाहिए, हमें मुख्तलिफ हवालों से डिप्लोमेसी अब नहीं शुरू कर देनी चाहिए। रशिया, आपने देखा होगा जब फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ तो सऊदी प्रिंस गए रशिया में, वो देख, अब हमें ये चीज़ें नहीं तब्दील कर देनी चाहिए कि हम ज़रा अब आगे निकलें, हम मॉडर्न मीन्स की तरफ जाएं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें, ये सिर्फ एक लॉबी के लिए पॉलिसी नहीं, हमें अपनी खारजा पॉलिसी पर भी नज़रसानी करने की ज़रूरत है कि हम अपनी खारजा पॉलिसी को किस तरह लेके चलते हैं। फिर ख़ित्ते में जो हमारे ममालिक हैं, जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं, हमें उनसे भी बातचीत करनी चाहिए। ठीक है, इंडिया से हमारी बात नहीं हो सकती, बाकी ईरान है, चाइना है, और वो हमें अब दुनिया की उस तरफ दूर नहीं जाना चाहिए। हमें जो हम मतलब पेट्रोल अगर हम उससे ले सकते हैं सऊदी अरब से, तो हमें ईरान से लेना चाहिए। और गैस पाइपलाइन जो आसफ अली जरदारी साहब ने मुआहदा किया था, उसे हमें आगे बढ़ाना चाहिए, उस पर आगे चलना चाहिए। चीज़ों को खित्ते में अब देखना चाहिए, खित्ते के ममालिक से ताउन करना चाहिए, क्योंकि अब अमेरिका बहुत हो गया जी। हमने अमेरिका के लिए बहुत मार खाई, अमेरिका के लिए बहुत खिदमत कर दी। और अगर आपकी बात से ये अख़ज़ करूं कि हमें अब खित्ते की सियासत पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, खित्ते में अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, खित्ते के ममालिक के साथ ताकतवर ताल्लुकात इस्तवार करने चाहिए। अगर मैं आपकी बात से ये अख़ज़ से एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे। हमाद अज़हर से इस्तीफ़े का मुतालबा किया इम्तियाज़ शेख साहब ने, क्यों किया, उसकी वजूहात क्या हैं, उस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले जैसा कि मैंने कहा था, वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख ने ये मुतालबा किया है कि हमाद अज़हर
बहरान पर मुस्ताफ़ी हो जाएं। एक ऐसा बहरान जो कि तवानाई का बड़ा बहरान है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया, उन्होंने नेपरा रिपोर्ट का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नेपरा रिपोर्ट मौजूदा हुकूमत के खिलाफ एक चार्जशीट है, हुकूमत ने फर्नेस ऑयल से बिजली बनाकर अपने ATMs को भरा है। ये इम्तियाज़ शेख साहब ने कहा। सजाद तरीन साहब, मौलाना फजल रहमान ने भी जो पेशगोई हो रही है बिजली बढ़ाने की ₹2.65, उस पर ये बड़े वाजे कह दिया है कि अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये दो अलग अलग माइंडसेट के सियासतदान हैं। देखें, जो है इस वक्त महंगाई, बिजली की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, गैस की कीमतों में इजाफा, और फिर गैस बहरान, और उस पर कोई प्लान नहीं है, हुकूमत के पास कोई कुछ नहीं है। तो इस वक्त हुकूमत की जो अपोजिशन है या हुकूमत को जो चीज़ परेशान करेगी वो महंगाई और ये कीमतों में इजाफा है। अपोजिशन इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी और इस पर उन्होंने काल भी दी हुई है कि कल एहतजाजी मुजाहरे भी करेंगे और ये सारा कुछ करेंगे। हुकूमत की बदकिस्मती ये है कि जितने भी आए हैं, पहले 2 एडवाइज़र आपको पता है इसी तरह गए, गौहर भी गए, दानिश भी गए कि जी ये प्लान था, गैस ऐसे मंगवाना था। अपोजिशन उन पर इल्ज़ामात लगाती है कि उन्होंने बहुत बड़ा उसमें माल कमाया है, और वो माल कमा के ऐसा जो भी लोग गए हैं उन पर इल्ज़ामात बहुत लगे हैं। आमिर कैनी गए, उनको पर ये इल्ज़ामात लगे, अदवायात के इल्ज़ामात थे। फिर डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा गए, उन पर वो मार्क्स वगैरह के इल्ज़ामात लगे कि अफगानिस्तान रिंग रोड वाला मामला सामने आ गया, फिर रिंग रोड वाले पे मामला आ गया, उस पर लोग गए। तो ये फिर जहांगीर तरीन का मामला है, चीनी वाला, वो सारे गए। लेकिन इस तरह जितने भी लोग गए हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा। प्राइम मिनिस्टर ने आज भी कहा कि ताकतवर लोग जो हैं वो कानून। अच्छा सर, वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सजाद तरीन साहब। शेख साहब, सज्जाद तरीन बोल रहा हूँ, आप ठीक हैं? शेख साहब, आज आपने मुतालबा कर दिया है कि हमाद अज़हर रिज़ाइन दे दे, क्या वजह है, रिज़ाइन क्यों दे? ये तो हुकूमत पहले भी 2 एडवाइज़र घर भेज चुकी है। जी, मसला ये एम आई ऑन एयर? जी ऑन एयर हैं आप। देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मुतालबा हमने कोई पहली दफ़ा मतलब हम इस पर बात नहीं की, हमने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, बल्कि मैंने 5-6 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये वाजे किया था और सबको मतलब इंतबाह किया था फेडरल गवर्नमेंट को, शदीद बहरान आने वाला है, जो कि गैस का शॉर्टेज होगी और सर्दियों का मौसम है, और ये कहते हैं कि फिर पेट्रोल हम देंगे और बिजली से आप बिजली इस्तेमाल कर लें। 18-18 घंटे की 15-15 घंटे की लोड शेडिंग है पूरे सूबे में। तो मतलब अभी ये लोगों को मारने के चक्कर में फिर ये अपना स्टोरी ब्रेक हुई कि जी मतलब काफ़ी अर्से चल रहा है कि ये फेलियर इनका। आप देखें कि इन्होंने न LNG खरीदी, न उन्होंने को गैस का बंदोबस्त किया। गर्मियों में लोड शेडिंग हुई थी हमारे अभी कुछ 2 महीने 3 महीने पहले सिंध में पूरे गैस की लोड शेडिंग थी। तो मतलब ये इनकी नाहलियत है कि जब इनको गैस खरीदनी होती है तो ये पेट्रोल खरीद लेते हैं, फर्नेस ऑयल खरीद लेते हैं। जब फर्नेस ऑयल की बारी आती है तो ये गैस की बात करते हैं। तो अब तो इनकी साख इतनी खराब हो गई कि कोई इंटरनेशनल कंपनी यहाँ मतलब इनका बिड लेने को तैयार नहीं। इम्तियाज शेख साहब, ये बताएं कि क्या इनको पता नहीं था, इनके पास कोई प्लान नहीं था कि भाई दिसंबर में सर्दियाँ होगी, घरों में गैस की लोड शेडिंग होगी, इसके लिए कोई प्लान किया जाए, कोई मंसूबा नहीं, कोई हिकमत अमली नहीं थी हुकूमत के पास? देखिए जी, मतलब अगर हिकमत अमली होती तो फिर हम ये मुतालबा क्यों करते? ये तो मतलब पता नहीं कैसे हुकूमत कर रहे हैं। ये चीज़ दुनिया जहान में सबको पता था कि यहाँ शॉर्टेज है गैस की, यहाँ मतलब RLG नहीं होगी। अब हज़ारों CNG स्टेशन बंद कर दिए उन्होंने, और मतलब हज़ारों लोग बेरोजगार हो गए। मतलब उसके अलावा सर्दियाँ में जो पोजीशन होने वाली है आप देखेंगे। और ये मतलब अब तो जो हमने बात की है वो नेपरा ने एक रिपोर्ट जारी की है, और नेपरा गवर्नमेंट का रेगुलेटर है, उसमें एक्सपर्ट्स बैठे हैं। वो मतलब रिपोर्ट जो है वो इंडस्ट्रियल रिपोर्ट हर 6 महीने या साल में 2 दफ़ा निकालते हैं। तो मतलब वो इस तरह नहीं होती कि बस हवा में बैठ के उन्होंने बात की, उन्होंने पूरी फैक्ट एंड फिगर के साथ की है। उन्होंने कहा कि जानबूझ के उन्होंने RLNG के प्लांट्स को इस्तेमाल नहीं किया, RLNG उन्होंने इंपोर्ट नहीं की, और उन्होंने महंगे फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा करने की कोशिश की या की। तो मतलब अब ये इस तरह के इल्जामात रेगुलेटर लगाते गवर्नमेंट के ऊपर, तो मतलब फिर क्या बचा? फिर तो अच्छा, मतलब कुछ। इम्तियाज शेख साहब, आपने रेगुलेटर का जिक्र किया, मैं हमाद अज़हर साहब का एक इंटरव्यू देख भी रहा था, आपने भी देखा होगा। वो तो ये मानने पर तैयार ही नहीं है। वो तो कहते हैं RLNG वाला तो मसला ही नहीं है नेपरा की पूरी रिपोर्ट में, वो तो सिर्फ थोड़ा सा मैनेजमेंट का इशू था, थोड़ा सा इस चीज़ का इशू था। देखिए जी, ये नाअहलियत है और कुछ भी नहीं है। 3 इनके वफाकी वज़रा इस्तीफा दे के जा चुके हैं या निकाल दिए गए हैं। 2-3 ऐसे PM निकले इस पर मतलब जा चुके हैं, नौकरियां उनकी बर्खास्त हुई हैं।
अब ये मतलब इनसे भी नहीं संभल रहा, ये कई सालों से चल रहा है मसला, 3 साल तो इनको हो गए हैं। 3 सालों में पूरे हर साल में आप देखें कुछ शॉर्टेजेस हैं। दुनिया के बहुत से ममालिक हैं जहाँ गैस नहीं पैदा होती, हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह गैस पैदा होती है। सिंध में सबसे ज्यादा पैदा होती है, सिंध में ही सबसे ज्यादा शॉर्टेज इन्होंने की हुई है। सिंध को अपना हक नहीं देते, जो हमारी गैस की जरूरत है वो पूरी नहीं करते, बल्कि कहीं और पता नहीं कहाँ करते। और इतना इनएफिशिएंसी है कि मतलब किसी को भी मतलब कोई भी मुतमईन नहीं है। अगर पंजाब में गैस नहीं है तो वो लोग भी मुतमईन नहीं है, हमारे पास गैस है तो हम भी मुतमईन नहीं है, बलूचिस्तान में गैस है तो वो लोग भी मुतमईन नहीं है। तो मतलब इनकी नाअहली है और कुछ भी नहीं है, संभल नहीं पा रहा। इस वजह से हमने कहा है कि भाई खुदा आप मतलब लोगों की जान छोड़ो, कम से कम या तो इस तरह के लोग ले आए आप जो कि इस मसले को संभाल सकें। सर अब तो बार बार वज़रा की तब्दीली हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे। तरीन साहब वक्त कम है लेकिन मैं चाहूँगा कल हम इस पर थोड़ी सी बात ज़रूर रखें, क्योंकि ये मामला ऐसा है जो इम्तियाज़ शेख साहब आखिरी बात करके गए, तो मैं आपसे कल इस पर बात करूँगा इंशाल्लाह। अब तक के लिए इतना ही, मुझे और सजाद तरीन साहब को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।